जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों अभी हम मूल विधि में आज हम डाउरी एक्ट पढ़ेंगे। इसमें मूल विधि मूल विधि में हमारा आज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। The Dowry Prohibition Act 1961। डाउरी प्रोविजन एक्ट, ये हमारा, इसमें अगर हम थोड़ी जानकारी देते हैं तो डाउरी प्रोविजन एक्ट में यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसमें यह एक बार लागू हुआ था, एक बार संसद में प्रस्तावित हुआ था, तो इसके बाद यह पास नहीं हो सका था। उसके बाद जब यह 1961 में यह जब लागू हुआ, इसमें पहली बार जॉइंट सेशन के द्वारा इसे लागू किया गया। जब पहली बार जॉइंट सेशन इसी के लिए लाया गया था 1961 में। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले 20 मई 1961 को इसे पारित किया गया और लागू हमारा 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। इसमें हमारा कुल 10 एक्ट हैं, इसमें 10 धाराएं हैं। इसमें कोई भी भाग नहीं है, पूरे 10 धाराएं हैं। अगर हम 10 धाराओं की बात करें तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में हमारा लागू किया गया था, पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। धारा नंबर अगर हम 1 से लेके 10 तक बात करें तो पहला धारा हमारा, इसमें लागू और डेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कब लागू हुई थी, कब स्वीकार किया गया था, कब पारित किया गया था, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारा लागू डेट है 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को यह हमारे देश में लागू हुआ था और 20 मई 1961 को पारित हुआ था। यानी पहले पारित हुआ था, फिर उसके बाद लागू हुआ था, और फिर यह पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। जो पहले हमारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन यह कानून 31 अक्टूबर 2019 से सारे कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हैं। संपूर्ण भारत में यह इसका विस्तार है। और धारा 2 की बात करें तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी सेक्शन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो इसमें परिभाषा दिया गया है, परिभाषित किया गया है। दहेज को परिभाषित किया गया है। दहेज किसे कहते हैं, दहेज किसे कहते हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें। यानी दहेज, हम डाउरी प्रोविजन एक्ट, दहेज किसी भी व्यक्ति से अगर शादी के एवज में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की वस्तु, महंगी चीज़ें, किसी भी वस्तु की मांग करना दहेज कहलाता है। किसी भी शादी के एवज में किसी भी व्यक्ति से
किसी भी वस्तु को मांग करना दहेज कहलाता है। यानी दहेज हमारा 3 प्रकार का हो सकता है, एक शादी के पहले और एक शादी के बाद और एक शादी के दौरान। ये 3 स्थितियाँ होती हैं दहेज लेने की, एक शादी के पहले, एक शादी के बाद, एक शादी के दौरान। ये हमारी 3 स्थितियाँ हैं। इसमें हमारा एक हरबंश सिंह और गुरचरण सिंह वाद में निर्धारित किया गया कि दहेज की मांग लगातार हो रही हो तो वह प्रत्येक मांग अपराधित गठित होगा। यानी अगर दहेज के लिए, शादी के लिए अगर किसी भी मांग की, अगर किसी भी प्रकार की मांग की जाए, हरबंश सिंह और गुरचरण कौर में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर शादी के लिए किसी भी वस्तु की मांग की जाए, छोटी से छोटी वस्तु की मांग की जाए, वह दहेज कहलाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। और इसमें परिभाषा, यानी परिभाषा किसे कहते हैं दहेज, ये सारी बता चुके हैं। धारा सेक्शन 3 में हमारा दहेज लेना और देना अपराध है। इस अधिनियम के द्वारा दहेज लेना, इस अधिनियम के द्वारा दहेज, डाउरी, दहेज लेना देना शास्ति है। लेना व देना अपराध है। अपराध यानी शास्ति यानी शास्ति है। शास्ति है यानी पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी का प्रावधान है। पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग, लेना व देना दोनों, यानी गिविंग एंड टेकिंग इज डाउरी। और धारा नंबर 4 में अगर हम बात करें, धारा 4 नंबर की बात करें तो दहेज की मांग करना अपराध है। इसमें लेना देना अपराध है, पेनाल्टी किया जाएगा। और इसमें मांग करना, दहेज की मांग करना अपराध है। दहेज की मांग करना अपराध है। इसमें मांगना अपराध है। पहले वाले में 3 में हमारा लेना देना अपराध था और 4 में है हमारा मांग करना, यानी पहले हम पूरी तरह से हम 3 को पढ़ लें। इसमें देखिए शास्ति यानी पेनल्टी किया जाएगा। लेना देना, अगर धारा 3 में दहेज लेना देना अपराध है, पेनल्टी किया जाएगा। पेनल्टी में हमारा 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 5 वर्ष का कारावास हो सकता है, और या फिर 15,000 रुपये तक का जुर्माना, 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का दोनों में भी अधिक जो हो, इसमें 15,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दहेज में जितने भी पैसे अधिक दिए गए हैं वहाँ तक की वापस किया जाएगा। 5 वर्ष तक का जुर्माना भी हो सकता है। और धारा नंबर 4 में हमारा डिमांडिंग पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार दहेज की मांग करना शास्ति है। शास्ति यानी पेनल्टी,
दंड, दंड, मांग करना अपराध है। डिमांडिंग फॉर डाउरी, डिमांडिंग फॉर डाउरी, डिमांडिंग फॉर डाउरी, डिमांडिंग फॉर डाउरी। और इसमें हमारा कोई भी व्यक्ति अगर वधू के परिवार से किसी भी अन्य सामने वाले पार्टी से अगर कोई भी किसी भी प्रकार की मांग करता है, वह दंडित किया जाएगा। और इसमें कम से कम 6 वर्ष तक 6 माह व अधिक से अधिक, कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 2 साल की सज़ा हो सकती है, और जुर्माने के साथ दंड 10,000 रुपये तक का हो सकता है। इसमें कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 10,000 रुपये हो सकता है। यह है धारा नंबर हमारा 4। और 5 में है हमारा धारा नंबर 5 में। धारा नंबर 5 में हमारा 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेने देने के लिए करार की वैधानिक प्रतिषेध हो जाए। 2 व्यक्तियों के लिए, जैसे कि 2 व्यक्तियों के लिए, जैसे वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच किसी भी प्रकार की मांग करना, किसी भी प्रकार की करार करना कि हम बाद में आपको आपके बच्चे को, अगर आपकी बेटी अगर हमारी बेटी, आपका बेटा अगर हमारी बेटी से शादी करता है तो हम उस बेटे की नौकरी लगवा देंगे। ऐसी किसी भी प्रकार की बाद में या फिर पहले वादा करना यह धारा नंबर 5 में यानी इसमें सीधा वादा करना है कि बाद में अगर आपकी बेटी ऐसी सारी चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार का वादा करना बाद में, शादी के बाद या फिर शादी के पहले, किसी भी प्रकार का वादा करना इसमें धारा नंबर 5 में आ जाएगा। उसे अमान्य व शून्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का वादा करना या फिर शून्य कर दिया जाएगा जो कानून के खिलाफ है, कानून के विरुद्ध है। विनय कुमार और बनाम उत्तर प्रदेश सरकार राज्यवाद में हाई कोर्ट ने निर्धारित किया कि जहां पर पत्नी असामान्य परिस्थिति में विवाह के 7 वर्ष के भीतर मर जाती है, तंग किए जाने पर क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दी थी, वहां पर अभियुक्त व्यक्ति को दोषी सिद्ध माना जाएगा। अगर विनय कुमार और उत्तर प्रदेश राज्य में यह हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जो फीमेल पर्सन है, जो वधू पर है, अगर शादी के 7 साल के अंदर उसके किसी भी प्रकार से प्रताड़ना, किसी क्रूरता से अगर मृत्यु हो जाती है और उसके पूर्व बयान में वह अपने घर वालों को यह महिला बता रही हो कि ऐसे ऐसे हमारे साथ किया जा रहा है, तो यह व्यक्ति को उसे दहेज के लिए प्रताड़ना के अपराध में उसे 7 वर्ष उसमें उसे दंडित घोषित किया जाएगा। और इसमें 4 कम है। किसी भी प्रकार का विज्ञापन करना अपराध है। किसी भी प्रकार के विज्ञापन करना यानी कोई हमारी अंधी बेटी से, कोई हमारी लंगड़ी लूजी बेटी से शादी कर लेगा तो हम उसे 4 करोड़
4 करोड़ की गाड़ी देंगे, रोल्स रॉयस देंगे, इतनी पेट्रोल टंकी देंगे, खेत देंगे। ऐसे प्रकार के प्रचारित करना कि विज्ञापन छपवा दो, पूरे टीवी पर चलने लगे, ये सारी चीज़ें, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी। और इसमें विज्ञापन 4 कम है ये सारी चीज़ें, विज्ञापन पर पाबंदी है। और इसमें 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसमें 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और दहेज लेने देने के लिए करार शून्य है। दहेज 5 में है। वादा, दहेज लेना देना करार शून्य है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें धारा 6 में है हमारा पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि पत्नी व या फिर उसके अगर बच्चे हो, पत्नी या फिर उसके बच्चे हों, तो दहेज वर पक्ष द्वारा यदि विहित समय में पत्नी को नहीं दे दिया जाता है तो कारावास 6 माह तक और 2 साल से अधिक हो सकता है, जिसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना से 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यानी इसमें 6 में है हमारा, किसी भी अगर शादी हो गई हो, अगर शादी हो गई हो, दहेज में कुछ भी चीज़ें मिली हो, तो वह उसका अधिकार पूरा का पूरा उस लड़की पर होगा, लड़की का होगा। अगर कार भी दी जाती है तो वह 3 महीने के भीतर उस लड़की के नाम पर ही किया जाएगा। वह कार भी, जो भी चीज़ें ऐसी सारी चीज़ें होगी, खेत भी होगा, ज़मीन भी होगी, जो भी सारी चीज़ें अगर दहेज में दी जाती हैं तो वह बेटे के नाम, उस पति के नाम पर नहीं, वह पत्नी के नाम पर होगा। और अगर पत्नी नहीं रहती है मान लीजिए, तो वह उसका नाम लड़के के, उसकी बेटी या फिर बेटे के नाम पर होगा। उस आदमी के नाम पर कुछ भी ऐसी सारी चीज़ें नहीं होंगी। गाड़ी भी होगी तो उस बेटे का पूरा अधिकार होगा, उस बेटी का पूरा अधिकार होगा। ये धारा नंबर 6 में है। और 7 में है हमारा, इसमें अगर ऐसी 3 महीने के भीतर, 3 महीने के बाद ऐसी सारी चीज़, 3 महीने के भीतर यह कार्य करना होगा। और अगर नहीं होता है तो वह स्वतः उसके बेटे के नाम पर ही होगा, उस पति के नाम पर कुछ नहीं, ऐसी व्यवस्था है। अगर ऐसे कार्य वह अपने ही नाम पर लिया रहता है, अगर कार, खेत, ऐसी सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उसमें दंड के रूप में 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और फिर 10,000 रुपये तक का हो सकता है। और इसमें 6 माह तक की जेल और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक का जेल हो सकता है। अब 7 में है हमारा, धारा 7 में है हमारा, धारा 7 में अधीन अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा। इसमें धारा 7 में है हमारा, कौन इस अपराध के बारे में संज्ञान लेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, पुलिस होगी, दरोगा होगा, कौन। इसमें हमारा अगर महानगर पालिका यानी जैसे कि हो गया मुंबई सिटी, शहरों में, जैसे शहरों में है महानगर मजिस्ट्रेट हो जाएगा, शहरों में हमारा महानगर मजिस्ट्रेट हो जाएगा। और गांव में ये हो जाएगा हमारा जिला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जाएगा। शहर में हमारा महानगर मजिस्ट्रेट और गांव में है हमारा
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जाएगा, जिला जज, यानी जो मुख्य जिला जज होगा वहाँ का। ये सारी चीज़ें वहाँ पर वह संज्ञान लेगा कि न्यायालय अपराध संज्ञान निम्न परिस्थितियों में लेगा। इसमें से पहला हमारा, इसमें किस आधार पर उसे दहेज के रूप में अपराधी सिद्ध किया जाएगा, किस आधार पर, कोई तो सबूत होना चाहिए किस आधार पर आप उसे दहेज के रूप में अपराधी सिद्ध कर रहे हैं। तो इसमें हमारा धारा 7 में है हमारा महानगर मजिस्ट्रेट और फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह संज्ञान लेगा। हाँ, इस आधार पे हमारा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस दरोगा साहब जो भी लिखेंगे वही मान्य होगा। दरोगा साहब लिख देंगे कि इसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं दहेज लिया है, तो वह साफ साफ बच जाएगा। और अगर दरोगा साहब लिख दिए कि इसने यह चीज़ें ली हैं और इसने दहेज के रूप में यह सारी चीज़ें मांग की हैं और इसने दिया है, लिया है, और इसने ज़मीन भी ली है जो पत्नी के नाम पर नहीं है, इसके पति के नाम पर है, बेटे के नाम पर नहीं है, गाड़ी यह अपने नाम पर लिया है, तो यह सारी चीज़ें अगर लिख दी गई दरोगा के द्वारा तो वही उसी के आधार पर उसे दंड मिलेगा, जो दंड जिला प्रथम वर्ग जिला जज देगा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। और फिर न्यायालय स्वयं इसकी जानकारी ले सकता है। अगर मान लीजिए दहेज पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, FIR नहीं की जाती है, तो सीधे सीधे न्यायालय से आप जिला जज के यहाँ संज्ञान व खुद संज्ञान ले सकता है। और तीसरा है हमारा, पहला हमारा FIR के जरिए जो दरोगा लिखेगा, और दूसरा है हमारा न्यायालय खुद संज्ञान ले सकता है और व्यथित व्यक्ति, उनके माता पिता और अन्य नातेदार के परिवार पर, यानी अगर वधू को किसी भी प्रकार की समस्या हुई 7 साल के भीतर, अगर किसी भी प्रकार की क्रूरता उसके साथ गलत किया गया, तो वह अपने माता पिता, उनके जो माता पिता हैं, लड़की के माता पिता, वह खुद जाकर उसके खिलाफ, उस आदमी के खिलाफ FIR करा सकते हैं, या फिर उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या FIR करा सकता है। अब ये अपराध नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो बाहरी है, उस सामने वाले पार्टी से, लड़की पक्ष से, लड़के पक्ष से कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है, और बाहरी जाकर यह बता दे रहा है कि यह व्यक्ति ने दहेज लिया है, यह व्यक्ति ये चीज़ें मांग की हैं, तो उस व्यक्ति को उसी आधार पर अगर वह प्रूफ के साथ अगर यह सच साबित हुआ तो सही है, उसे दंड दिया जाएगा। अगर लड़की पक्ष ने यह साफ साफ मना कर दिया कि हमने दहेज नहीं लिया है, हमने दहेज नहीं दिया है, तो उस व्यक्ति पर ही कार्रवाई की जाएगी जो व्यक्ति यह पुलिस को बताया कि इसने दहेज लिया है। और हमारा इसमें चौथा है, अगर कोई किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान और संगठन द्वारा भी परिवाद लिया जा सकता है, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त जो प्रमाणिक NGO हैं वह भी संज्ञान ले सकते हैं दहेज के खिलाफ, और यह नॉन अवेलेबल होगा और
किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नॉन बेलेबल यानी बेल आपको जल्दी नहीं मिलेगी। अगर ऐसी चीज़ों में फंस गए तो आपको जल्दी बेल नहीं मिलेगी, और अगर आप समझौता भी करना चाहेंगे तो आपको दंड मिलेगा। समझौता इसमें किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा। नॉन कंपाउंडेबल होगा और बेल आपको नहीं मिलेगी। यह धारा नंबर 8 में है। धारा नंबर 8 में है, आपको बेल नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल होगा और आप किसी भी प्रकार के इसमें समझौता नहीं किया जाएगा कि आइए समझौता कर ले दोनों पार्टी। सीधे अगर आप अपराधी हैं तो सीधे आपको दंड मिलेगा। 8 में है। और 9 में है हमारा 8 क में है। 8 क में जब कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने और देने का दुष्प्रयोग करता है और धारा 4 में दहेज मांग करता है, तो यह साबित करने के लिए और इसमें नॉन बेलेबल होगा। धारा 8 में है नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा, यानी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। 8 क में है। 8 क में है यह धारा 3 में लेने देने की मांग की गई है और धारा 4 में डिमांडिंग की गई है। दहेज की डिमांडिंग की गई है। ऐसी अगर चीज़ें प्रूफ हो गई तो वह उस व्यक्ति पर ही भार रहेगा। इसे प्रूफ खुद ही करना होगा कि हमने दहेज नहीं मांगा है, हमने दहेज नहीं लिया है। धारा 8 क में है, उसे खुद ही प्रूफ करना होगा। जिस व्यक्ति पर यह अपराध लगाया गया है, जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया है, आरोपी बनाया गया है, जिस व्यक्ति को यह आरोपी बनाया गया है कि उसने दहेज लिया है, उसने दहेज की मांग की है, उसने दहेज दिया है, ऐसी सारी चीज़ें खुद ही आपको यह सबूत जुटाना होगा कि हमने दहेज नहीं मांगा है, हमने दहेज नहीं लिया है। 8 क में है। और 8 ख में है, 8 ख में है राज्य सरकार जितना आवश्यक हो उतने दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त कर सकता है। डीपीओ की नियुक्ति यानी डाउरी प्रोविज़न ऑफिसर राज्य सरकार चाहे जितने आवश्यक होंगे उतनी नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। इसमें अधिकतर से अधिकतर महिला होना आवश्यक है। कुछ दशाओं में महिला होना आवश्यक है, लेकिन अधिकतर महिला भी होती है। इस एक्ट में अगर जो भी अपराधी के खिलाफ ऑफिसर होगा उसमें अधिकतर महिला ही होंगे। 8 ख में बताया गया है। और धारा नंबर 9 में, धारा नंबर 9 में हमारा धारा नंबर 9 में हमारा दहेज पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र की होगी। धारा 9 में है। कुछ मामलों में राज्य भी बना सकता है, लेकिन पहले धारा 9 में हमारा केंद्र बना सकती है जो पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। और धारा 10 में हमारा राज्य भी कानून बना सकती है जो केवल उनके राज्य में ही लागू होगा। जैसे कि मान लीजिए मणिपुर में दहेज की प्रथाएं कुछ अलग होंगी, उत्तर प्रदेश में दहेज की प्रथाएं कुछ अलग होंगी। ये सारी चीज़ें हैं। किसी राज्य में वो प्रथाएं अलग तरह से मांग की जा रही हों, ये सारी चीज़ें
तो यानी अगर जो भी दहेज के मामले में कानून के धारा 9 के अनुसार कानून बनाया गया केंद्र सरकार, और पूरे देश में लागू होंगी, पूरे हर राज्य में लागू होंगी। और अगर धारा 10 के अनुसार राज्य में कानून बनाने की शक्ति राज्य की होगी, धारा 10 के अनुसार। इसमें हमारा एक इसे हम ऑस्ट्रेलिया से बारगेनिंग किए हैं, लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।